नमस्कार दर्शकों, खास बातचीत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से राजेंद्र सिंह चिप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर में जब ये शुरू हुई थी तो एक बड़ा बूस्ट देखा गया, एक बड़ा जनसैलाब आप कह सकते हैं कि वो नज़र आया। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जो बूस्ट और जो 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 जन सैलाब पहले नजर आया था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है वो कम होता नजर आ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं बात करें भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी द्वारा निकाली गई, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो नजर आया कि कई सारे जो दिग्गज हम कहें जो नेता है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आए और वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नजर आए। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर.एस. शिव जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सीधा सवाल रहेगा आपसे, जब शुरुआत हुई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, फिलहाल तो अभी प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, पहले सिर्फ डीएपी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी था, नाम को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद जब शुरुआत हुई तो काफ़ी बड़ा जनसैलाब देखा गया, काफ़ी तादाद में कांग्रेस से लोगों ने ज्वाइन किया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि कई सारे लोगों का और आज़ाद पार्टी के अंदर जन सैलाब जो है धीरे धीरे अभी कम होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। देखिए, मैं लगभग आपके इस प्रश्न से सहमत नहीं हूं कि जो जन सैलाब आपके मुताबिक उस समय आया जब ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनी जी, जब लॉन्चिंग और आप ये कह रहे हैं कि लॉन्चिंग के बाद अब जो था उसका जो लोगों का जो प्रभाव था या लोगों के जो जुड़े हुए लोग थे वो कम हो गए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पिछले दिनों 1-1.5 महीने से जी जब पैरेलल में लखनपुर में भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई तो उसके पैरेलल हमारे प्रोटेस्ट हुए, बाकायदा जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था इविक्शन का, ज़मीनें खाली करवाने का, जी जिसमें 2-3 किस्म की ज़मीनें थी। रोशनी की ज़मीन थी और स्टेट लैंड के ऊपर भी जो हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक पार्टी थी जिन्होंने बिल्कुल जो भारत जोड़ो यात्रा थी कांग्रेस की उसको बिल्कुल दबा दिया, उसको सप्रेस कर दिया। आपने देखा होगा लखनपुर से लेकर के भानियाल तक, भानियाल में तो खैर मौसम बिगड़ गया तो कोई उसका असर नहीं हुआ कि और हमने लगातार जम्मू डिवीज़न से लेकर के कोई ज़िला ऐसा नहीं था, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, जिसमें हमने सरकार के उस ऑर्डर के खिलाफ प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए। और आपने देखा होगा, अगर आप किसी वीडियो को उठा के देखें, हज़ारों की संख्या में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक बात है। दूसरी बात, आपने उसमें प्रश्न लिया, आपका कहने का मकसद ये था कि देखिए पार्टी बनने के बाद कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए या ये कुछ ऐसी बातें हुई। पार्टी छोड़ के चले नहीं गए, पार्टी से उनको निकाला गया। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। रीजन? उनको उसके रीजन तो पार्टी के अपने होते हैं ना। पार्टी ने कह दिया कि जो लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनको निकाला गया। लेकिन बाहर आके तो उनका तो ये कहना था, जो सुनने में आया कि उनका ये कहना है कि जो हमें उम्मीद थी आज़ाद साहब से, जो उम्मीद थी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं अभी हमें नहीं रही, इसलिए हम छोड़ के वापस आ गए। उनके वापस नहीं आ गए, उनको पार्टी से निकाला गया जी। इसलिए आप इस वर्ड को जब देखिए ना, देयर इज डिफरेंस। उनका कहना, जब किसी आदमी को घर से निकालो वो तो कहता मैं अपनी मर्जी से निकला हूँ, जब मैं छोड़ के आ गया हूँ। इसलिए वो दो लोग जो थे खासकर उसमें यहाँ के एक डिप्टी सीएम थे, एक दूसरे उनके साथी थे जिनको निकाला गया यहाँ से, तो कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। जी। ताराचंद जी विद ड्यू रिगार्ड मैं कहूँगा
कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले रिजर्व थी, अब कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हो गई। उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। जी तो सिमिलरली जो दूसरे उनके साथी थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले ओपन थी, बाद में रिजर्व हो गई, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। जी तो उसके बाद में वो हबनाब कर रहे थे दूसरी जमातों के साथ, ओके कांग्रेस के साथ हबनाब कर रहे थे वापस। तो पार्टी ने उसके संज्ञान लिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। जी। और इसी पर सर कुछ लोगों का ये तो भी ये कहना है। कहना है आपका कि 2-3 लोगों को पार्टी से निकालने पर कोई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जनसलाब में फर्क पड़ा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। जी सर, इसमें इसी में कुछ लोगों का मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। कुछ लोगों का ये भी बयान आया और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू के अंदर आई तो काफी सारे डीएपी की मैं बात करूं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें तो कई सारे नेता जो है राहुल गांधी जी से प्रभावित हुए। उस जन सैलाब से जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने देखा उसको लेकर प्रभावित हुए, जिसके चलते शायद उन्होंने पार्टी से जो है वो रिजाइन किया। आजाद साहब से नाराज होकर जो है वो उन्होंने जो है वापस जो है वहां पर गए। बिल्कुल बेतुका और बेबुनियाद सोच है ये, जी इसका कोई संबंध नहीं कि राहुल गांधी जी एंटर हुए और उससे लोग प्रभावित हो गए। क्या हुआ पंजाब में, राहुल गांधी जी जब पंजाब में से आए तो जो कांग्रेस का एक उसका बहुत बड़ा चेहरा था जो फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ रहा, जो मनप्रीत बादल, जी तो यात्रा चल रही थी तो बादल ने तो उस समय कांग्रेस को अलविदा कहा और वो बीजेपी में चला गया। कहाँ कहाँ था उसका प्रभाव, मुझे बताइए ना। और मुझे पहले बताइए, केरला से लेकर के जितने भी राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, मुझे बताइए कहाँ राहुल गांधी जी का प्रभाव पड़ा। वो चाहते थे कि अपोजिशन के लोग जुड़ें और मैं अपने आप को एक अपोजिशन का एक चेहरा प्रोजेक्ट कर सकूं जिसमें वो टोटली असफल रहे। और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जब लखनपुर में यात्रा आई है तो यहाँ जो दूसरी पार्टियों के लोग, ये तो हर एक के पास गए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे खटखटाए, इन्होंने जो लाल सिंह की पार्टी थी उसके दरवाजे खटखटाए, उनके पास गए, ये सीपीएम के पास गए, महबूबा जी के पास गए। मुझे बताइए कि लखनपुर में जब आए वहाँ तो लाल सिंह जी को वहाँ अपमानित किया गया, उसको स्टेज पर नहीं बैठने दिया गया और वहीं से फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद लाल सिंह को नहीं आया, होर्डिंग लगाई उसने, बड़ी होर्डिंग तो बनाल तक लगी थी उसी पे सर। लेकिन क्या लाल सिंह चला उसके साथ में? जी नंबर 1। सेकेंडली, कश्मीर में जो फाइनल था, जी जो फाइनल जो था उसमें सारे देश के नेताओं को बुलाया हुआ था उन्होंने। मुझे बताइए कौन सा बड़ा नेता उसमें आया और कौन सा नेता उसमें शामिल हुआ? इवन हमारी स्टेट से मैं कहूँगा कि वो सीपीएम का कोई लीडर उसमें नहीं गया। ठीक है, वो एनसी के या पीडीपी वगैरह के लोग वहाँ कश्मीर में उनके साथ गए, तो उससे कोई जो राहुल गांधी जी का सपना है कि वो हिंदुस्तान की सारे विपक्ष को इकट्ठा करके उसका लीडर बन सके, मैं समझता हूँ उससे तो कोई कुछ बना नहीं उसका। जी जी सर, आपने लाल सिंह जी की बात की बीच में, और यही सवाल जैसे आपने कहा उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया राहुल गांधी जी की तरफ से स्टेज पर ही, तो यही सवाल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे मीडिया सहयोगी ने लाल सिंह जी से जब किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्टेज पे उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोल दिया, लेकिन पीछे हमारे दिल के बहुत गहरे रिश्ते हैं जो कैमरे के सामने नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं लाल सिंह जी के मन में क्या है, राहुल कहते हैं हम तो ऐसे तो बहुत बार मिलते रहते हैं, राहुल गांधी जी के लाल सिंह के साथ क्या रिश्ते हैं, कितने गहरे हैं, कितने कमजोर हैं, इस पर टिप्पणी करना ये उनका निजी मामला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी, एक और सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा की आपने अभी जो है वो बात की, तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब वहाँ से काफ़ी अलग अलग जगह से और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता उसमें इन्वॉल्व थे, हमने उनसे जानने की कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव है कि कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो ख़त्म करनी है, सबको जोड़ के लेके चलना है, प्यार का संदेश है भारत जोड़ो यात्रा। तो जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं वही चाहते हैं कि भारत को जोड़ना चाहिए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से बाकी सभी ने ज्वाइन किया, आज़ाद साहब नहीं नज़र आए। तो जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि सभी लोग तो आगे हैं, इधर ही है कांग्रेस वाले, जहाँ डीएपी के जो लोग हैं वो भी इधर ही हैं, आज़ाद साहब रह गए हैं, वो भी बड़ी जल्दी जो है वो नज़र आएंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात जो है वो वहाँ पर की, जब वो एक बड़े जनसैलाब को सतवारी के अंदर जो है वो
कर रहे थे देखिए, address? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गुलाम नबी आजाद साहब का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलाम नबी आजाद साहब का 50 साल पॉलिटिकल कैरियर जो था जी कांग्रेस में, जब गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो कांग्रेस की नैया को अच्छे ढंग से आगे नहीं ले जा रही है, जी कांग्रेस की नैया डगमगा रही है, राहुल गांधी किसी की बात नहीं सुनते हैं, जी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो सीनियर लीडर को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेती है, तो ये कश्मकश 2-4 साल चलती रही। तो इस कश्मकश में जब आजाद साहब ने सोचा कि यहाँ समझाने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, गुड बाय कह दिया। तो जब राहुल गांधी की जो फंक्शनिंग थी, राहुल गांधी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, उसको सामने रख करके आजाद साहब ने उस पार्टी को छोड़ा, तो आजाद साहब का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जी वो तस्वर कहें इस बात के लिए, लेकिन ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है जो उन्होंने कहा कि देखो जी बड़ी सब तो आगे हैं। जल्दी आजाद साहब भी वापस आ जाएंगे, इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेकार की बात है। जी जी एक और सवाल सर रहेगा मेरा आपसे, कहीं ना कहीं अभी फिर जो मैं वही बात करूंगा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की कि क्या लगता है आपको, जितना अभी पार्टी काम कर रही है, एक्टिविटीज हो रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कितना कॉन्फिडेंस है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको भी आने वाले टाइम में भाजपा है या अन्य जो बड़ी एक पार्टी है उनको टक्कर दे सकती है डीपी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाजपा को जी 10 साल से देखा, विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद, जी जब से यूटी बनी, तो यूटी बनने के बाद जो भाजपा ने या यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द गाइडेंस ऑफ भाजपा जी ने जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का हल कर दिया, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। जी पहले तो एक इतनी बड़ी स्टेट जो थी महाराजा हरि सिंह की स्टेट, और एक बड़ी स्ट्रेटजिकली जो लोकेटेड स्टेट थी, उसको इन्होंने डिमोट किया, यूटी बना दिया। जी पहली बात तो ये, जो आज भी सब पार्टियों को लोग डिमांड करते हैं कि हमें हमारी स्टेट को वापस करो, और बल्कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा यही है कि हमें हमारी स्टेट वापस मिलनी चाहिए, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। जी। तो उसके बाद यहाँ तक बाकी जमातों का सवाल है, जो रीजनल पार्टीज है, यहाँ कश्मीर की रीजनल पार्टी ले लीजिए, जी यहाँ की रीजनल पार्टी ले लीजिए, यहाँ की रीजनल पार्टी तो खत्म ही हो गई यहाँ थी, कश्मीर की रीजनल पार्टी को ले लीजिए, जी इन सब को जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने गुलाम नबी आजाद साहब को भी एज ए मुख्यमंत्री देखा, और जब मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर 2.5-3 साल में हुई है तो वो आजाद साहब के समय में हुई। 8 जिले बनाए गए, जबकि वहां के लोग कब से इसके लिए डिमांड कर रहे थे। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, रोड सेक्टर, जी पार्क्स एंड गार्डन्स, जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ हुई है तीनों खित्तों में उस समय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, अब तो लद्दाख अलग है, जी यूटी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करें तो लोगों के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है इस समय, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विद द बिफोर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी स्टेट क्या लें, वो विकल्प है कि वो गुलाम नबी आजाद साहब को ट्राई करना चाहते हैं दोबारा, क्योंकि वो आजमाया हुआ शख्स है, जी आजमाई हुई पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल लीडर है, जिसने एक ईमानदाराना और एक कमिटेड सरकार जो थी, कमिटेड टू द पीपल, एक सरकार आजाद साहब ने दी। इसलिए मैं कह समझता हूँ कि इस समय अगर कोई विकल्प लोगों के सामने है तो वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। जी जी तो इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भाई हम कहीं कमज़ोर हैं, जब वो कौन कमज़ोर है, जब कौन आगे आएगा, नादर सारी चीज़ आपके सामने है। कश्मीर
की जो जमातें हैं वो भी आपके सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी भी आपके सामने है, आज़ाद साहब की पार्टी भी आपके सामने है। हमारा लीडर एक मजबूत लीडर है जिसको जम्मू कश्मीर का पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा नॉलेज है उसको, और जम्मू कश्मीर सरकार को एज मुख्यमंत्री अच्छे ढंग से चला सकता है। जी जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की सर आपने बात करी है, तो जम्मू के आपने कहा अलग उनका वो है, अलग रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, अलग थिंकिंग है लोगों की। कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग ही रिक्वायरमेंट है लोगों की। तो हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की बात करें, कैसा एक रोल मैप जो है उनकी तरफ से बनाया जा रहा है कि किस तरीके से स्ट्रेटजीज जो स्ट्रेटजीज की मैं बात करूँ तो कैसी वो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कि जम्मू के लोगों का तो दिल जीत रहे हैं, कश्मीर के लोगों का भी दोनों तरफ से जो है उनका दिल जीतना है। क्या स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा रही है? देखिए 5 अगस्त 2019 को जब यूटी बनाई गई, जी अगर किसी शख्स ने, किसी लीडर ने, जम्मू कश्मीर के लीडर ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो उसका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में लीडर अपोजिशन थे ये, और उन्होंने उस समय जो जम्मू कश्मीर की डिवीजन हुई, लद्दाख को यूटी बनाया गया, जी ठीक है वहाँ के लोगों की डिमांड थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के दर्जे को यूटी पर लाना, उसको डाउनग्रेड करना, उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ जो थी वो आज़ाद साहब ने बुलंद करी। जी तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो आज आपके सामने है, इसी बुनियाद पर आज़ाद साहब ने जो अपना एजेंडा जो रखा था, उसने कहा पहले तो हमारी स्टेट वापस करो। जी स्टेट दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ ऑल रीजन ऑफ द स्टेट्स, नंबर 1। दूसरा, हमारा जो एजेंडा है, हम इक्वल डेवलपमेंट चाहते हैं, जम्मू हो कश्मीर हो, बराबर डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी सर्विसेज में हमारा, एक तो बाहर का आदमी को आकर के सर्विस ना ले, और जो सर्विसेज नौजवानों को मिले उसमें बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू का चनाव वैली हो, या पीर पंजाल का एरिया हो, जी वो हमारी पार्टी की कमिटमेंट है। और हम लोग जो देखिए, जो ज़मीन के बारे में हमने अभी जो प्रदर्शन किया, हमने जी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए, जो सरकार ने कुछ फैसले लिए, तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि ये रियासत हमारी है, यहाँ की ज़मीन हमारी है। बाहर के लोग आकर के इस ज़मीन के मालिक बने, वो पसंद नहीं करेंगे हम। जी जी स्टेटहुड को लेकर सर बातचीत चल रही है, उसके बिल्कुल खिलाफ। जी स्टेटहुड को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो अभी एक बड़ा बयान भी जो है वो सामने आया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही जो है वो स्टेटहुड बहाल की जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? Why are they stating? Why he is saying like that? Saying like that? He should straightway say. बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बना दो, पहले स्टेट दे दो, फिर इलेक्शन करवाओ। लेकिन वो इलेक्शन का बहाना लगा रहे हैं। इलेक्शन के ऊपर भी तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन है, कल उनका बयान आया कि इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल लेगा, कभी सिक्योरिटी का मसला सामने आ जाता है, और डिलिमिटेशन के ऊपर पहले मसला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि जो डिलिमिटेशन हुई है दैट इज ओके। जी गलत थी, सही थी, हालांकि उसमें बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है, तो हम जो न्यायालय के फैसला है उसके साथ हैं। जी जी तो जब डिलिमिटेशन भी फाइनल हो गई, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिले होनी चाहिए। और ये कहना कि पहले हम इलेक्शन करवाएं उसके बाद स्टेट देंगे, जी तो मुझे कोई बात वो जचती नहीं है। तो अगर वो स्टेट देना चाहते, कब से कह रहे हैं स्टेट दे सकते थे वो, तो इसमें ये कहना कि बाद में देंगे, मैं समझता हूँ ये गलत है। पहली बात तो है कि इलेक्शन फौरन होनी चाहिए। जी तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर वो स्टेट देना चाहता हूँ, स्टेट पहले दे दो, उसके बाद इलेक्शन करवा लो, लेकिन एकदम से इलेक्शन होनी चाहिए। जी लास्ट में क्या मैसेज आप जम्मू कश्मीर के अवाम को देना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम ने पिछले 7 दशक से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है।
पहली बात तो यह है कि बिकॉज ऑफ जो हमारे पड़ोसी देश था जी पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जी मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, हमारी पाकिस्तान के साथ जंगें भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई, हालांकि उनको मुँह की खानी पड़ी। और उसके बाद अब जब यूटी बनी है, जब से ये 2019 से, तो इस समय जो लोगों की ये हालत है, आप किसी तरफ लोगों को पूछिए, आप पीपल आर नॉट हैप्पी एट ऑल। लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है, लोगों को कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो बात करें। कोई भी सरकार का एडवाइज़र या ऑनरेबल एलजी या रिस्पॉन्सिबल जो सरकार के बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी का भी दरवाज़ा लोगों के लिए नहीं खुला है। तो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एकदम से इलेक्शन हो। जी और मेरा यही लोगों से कहना है कि लोगों को सोच समझ के वोट डालना चाहिए। जब भी इलेक्शन हो, अपनी सरकार बनानी चाहिए जी और उसमें ऐसी सरकार चुने जो आजमाई हुई लीडरशिप हो, उसको सामने रख करके चुने, जी जो लोगों के मसले हल कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसी भाईचारा कायम रखना चाहिए, इलेक्शन का वेट करना चाहिए, सब लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अच्छी सरकार चुननी चाहिए। ये नहीं कि जिस तरीके से 2014 में इलेक्शन हुई है, लोग बहकावे में आ गए और गलत लोगों को वोट डाला, आज लोग पछता रहे हैं। तो ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो अभी खास बातचीत में हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से राजेंद्र सिंह चिप जी हमारे साथ थे। और ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा।